कॉम्प्लेक्स नंबर। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हेडिंग डाल दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने पढ़ने के लिए सोचा है, तो आपने पहले कभी ये सोचा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी? हमें पढ़ने के लिए इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते थे क्लास 10th में, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते थे क्लास 10th में, तो उसमें केस आता था। उसमें केस ये होता था कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 हो जाता था। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाता था, दैट मींस आपके जो रूट्स होते थे वो क्या होते थे? आप उसको कहते थे नॉन रियल रूट्स। क्या कहते थे? नॉन रियल रूट्स, या इसको आप कहते थे इमेजिनरी रूट्स। आ गया ना, इमेजिनरी रूट्स। और आप रूट्स, होता क्या था वैसे? रूट्स होते थे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग कहते थे, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला धैर्याचार्य जी ने बताया था। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग रूट्स निकालते हैं। लेकिन जब हम लोग कहते थे कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट के अंदर क्या है? अंडर रूट के अंदर क्या हो गया? एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। अब बच्चों अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी क्या हो सकती है? वो -4 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है, -100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। दैट मीन्स बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहीं से जनरेट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम लोग उसका एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डिफाइनिंग रिलेशनशिप। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफाइनिंग रिलेशनशिप होता है वो होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 को हम लोग लेते हैं आई। क्या लेते हैं? अंडर रूट -1 को हम लोग लेते हैं आई। तो शायद यहाँ पे डिफाइनिंग रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1। अब बच्चों यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ। जैसे ही बच्चों आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका आ जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आ जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो बच्चों आपको पूरे चैप्टर में यही यूज करना है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और इसके एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे? जैसे कोई व्यक्ति है, उसने कह दिया आई की पावर 3 निकाली, तो आई की पावर 3 क्या होगा? वो होगा आई स्क्वायर इंटू आई, दैट इज -1। आई स्क्वायर -1 होता है, दैट मीन्स ये हो गया -i। तो बच्चों आई क्यूब क्या आ गया? -i आ गया। और बच्चों अगर हम आई की पावर 4 लिखेंगे तो आई की पावर 4 क्या होगा? वो होगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी कि -1 इंटू -1, यानी आई की पावर 4 क्या आ गया? 1 आ गया। तो बच्चों इस तरह से ये रिलेशन आपके बनते चले जाएंगे। आपने सबसे पहले आई क्यूब निकाला, वो -i आया। फिर आपने आई की पावर 4 निकाला, आई की पावर 4 क्या आ गया बच्चों? 1 आ गया। अब बच्चों हम क्या निकालेंगे? आई की पावर 5 निकालेंगे। तो आई की पावर 5 निकालिए आप, तो आई की पावर 5 क्या होगा? वो होगा आई की पावर 4 इंटू आई, यानी कि 1 इंटू आई, दैट मीन्स आई हो गया। बच्चों आई की पावर 6 निकालेंगे, तो ये इसको लिख दो आई की पावर 5 इंटू आई, यानी कि आई की पावर 5 क्या है? आई इंटू आई, यानी आई स्क्वायर, ये -1 बन गया। तो बच्चों अगर हम लोग सिमिलर पैटर्न से ये चलते चले जाएंगे तो बच्चों एक रिलेशन मिलता है। रिलेशन वो आपको लर्न करना पड़ता है। रिलेशन ये मिलता है बच्चों कि कभी भी हम आई की पावर 4 का मल्टीपल लेते हैं, हम आई की पावर में 4 का मल्टीपल लेते हैं, तो वो रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। जहां पर के आपका क्या है? के आपका कोई इंटीजर। तो बच्चों आपको ध्यान रहना होगा, जहां पर अगर हम i की पावर में 4 का मल्टीपल लेते हैं, जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि i की पावर 12 हो गया, i की पावर 16 हो गया, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। और बच्चों अगर मान लो वो 4 से डिविजिबल हो, +1 रिमाइंडर आ रहा हो,
तो बेटा इसका रिजल्ट होता है आई। जैसे किसी ने दे दिया आई की पावर 5, तो आई की पावर 5 क्या है, 4 से डिविजिबल भी है, प्लस 1 रिमाइंडर है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आई। आई की पावर 4k प्लस 2 मतलब 4 से डिविजिबल प्लस 2 रिमाइंडर, तो बेटा इसका रिजल्ट होता है -1। और बच्चों किसी ने दिया आई की पावर 4k प्लस 3, तो इसका रिजल्ट होता है बच्चों -i। तो बच्चों इतने स्टैंडर्ड आपको 100% याद रखने पड़ेंगे। अब मैं इनको अलग कलर से दिखा रहा हूं कि आपको आई की पावर 4k लर्न करना होगा कि वो 1 होता है। आई की पावर 4k प्लस 1 आई होता है, आई की पावर 4k प्लस 2 -1 होता है, आई की पावर 4k प्लस 3 -i होता है। ये बच्चों आपको लर्न करना पड़ेगा, फिर आप इससे बड़े बड़े रिजल्ट निकाल सकते हैं। चाहे आई की पावर में 200 हो या 289 हो या 1000 हो, आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे और सीधा सीधा देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा। अगर 3 रिमाइंडर आ रहा तो 4k प्लस 3 टाइप का हो गया, उसका रिजल्ट -i हो गया। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन एक दो करके देख लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने लिखा इवैल्यूएट, तो मेरे सामने पूरी ब्रॉडकास्टिंग चल रही है, तो मेरे ख्याल से हमें आप तो नहीं नजर आ रहे हो, लेकिन मेरे को लग रहा है स्क्रीन आपको पूरी तरीके से विजिबल है, मेरी वॉइस भी जा रही है। तो आई की पावर 135, देखिए बच्चों आई की पावर 135, इसको कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले 135 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखो बेटा 4 से कितनी बार में जा रहा है, देखो बेटा कि 4 से कितनी बार में गया, तो तुम कहोगे सर 4 3 जा 12 और 1 5, और फिर 4 3 जा 12, सर ये 4k प्लस 3 टाइप का है, 4 से डिविजिबल प्लस 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सर ये 4k प्लस 3 टाइप का हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, -i। इसका रिजल्ट क्या हुआ, -i। तो बच्चों देखो मैंने किस तरह से i की पावर 135 को तुरंत निकाल के लिख दिया, -i। कोई टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगा, आपने कितनी जल्दी कर लिया, ठीक है ना। ओके चलो बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए कौन सा बच्चा पहले निकाल के देता है। बच्चों i की पावर है -999, इसको इवैल्यूएट करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 1/i की पावर 999, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद हर बच्चा 999 को 4 से डिवाइड करेगा। जब हर बच्चा डिवाइड करेगा तो आप बताएंगे कि कितनी बार में गया, तो आप कहोगे सर ये 4k प्लस 3 टाइप का है, ये 4 से डिविजिबल है और 3 रिमाइंडर आ रहा है, 4 से डिविजिबल है और 3 रिमाइंडर आ रहा है। करके आप देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर कोई बच्चा मेरे को करके बताए जरा, क्या 4 से डिविजिबल और 3 रिमाइंडर आ रहा है ये? यस सर। आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया, नीचे हो गया ये i की पावर 3 हो गया, और 4k 1 हो गया, और i की पावर 3, और i की पावर 3 क्या होता है, -i। तो आप इसको डायरेक्ट लिख लो, क्या लिख लोगे, आप इसको डायरेक्ट लिख लो। डायरेक्ट कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 4k प्लस 3 होता है ये -i, क्या आ गया, -i। अब बच्चों आप क्या करेंगे, अभी तो आपको रेसिप्रोकल में आ गया है आई। कभी भी आई जो है अगर बच्चों डिवाइड में आए ना, तो उसको ऊपर लाने का तरीका ये होता है कि आप आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। जैसे ही बच्चों आप आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, -i² हो जाएगा, और i² -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि आई रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो बच्चों आपका आंसर आ गया कि आई की पावर -999 क्या है, आई है। तो बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है बिगिनिंग लेवल पे। और बच्चों मजे की बात अब हम आपको एक बताते हैं। मजे की बात यह है कि उसको आप स्टैंडर्ड की तरह समझ लीजिए। स्टैंडर्ड ये होता है बच्चों कि i की पावर 4k हो और i की पावर 4k प्लस 1 भी आ जाए, और i की पावर 4k प्लस 2 भी आ जाए, और i की पावर 4k प्लस 3 भी आ जाए। तो बच्चों पता है इन सबका सम क्या होगा, जरा चेक करके बताओ सम क्या आ रहा है।
तुम कहोगे सर i की पावर 4 के 1 होता है, 4 के प्लस 1 i होता है, 4 के प्लस 2 माइनस 1 होता है, 4 के प्लस 3 माइनस i होता है। तो सर इन सब का सम क्या आएगा? 0। तो बच्चों कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर चारों तरह के 1 से रिमाइंडर, 2 से रिमाइंडर, 3 वाला रिमाइंडर, चारों तरह के मल्टीपल्स आ जाए तो समझ लो उन सबका सम क्या होता है? 0। इसको आप एक स्टैंडर्ड की तरह याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में देखते हैं अगर इस तरह की कोई सीरीज बन रही है तो हम बिना वैल्यू रखे उसकी 0 वैल्यू कर देते हैं। तो ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि हमने किस तरह से किया। अब बच्चों आई की कहानी तो आप बहुत समझ गए होंगे, ठीक है। और बच्चों ये भी समझ गए होंगे कि किसी के पास अगर आई होता है तो दैट मीन्स वो क्या है? उसका एक इमेजिनरी पार्ट है। अब बच्चों जैसे अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, जैसे अभी आपने रूट्स लिखे थे, रूट्स क्या से लिखे थे? आपने लिखे थे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने ऐसे ही तो रूट्स लिखे थे। तो बच्चों अगर रूट्स में आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसको अलग अलग स्प्लिट करेंगे तो बच्चों ये क्या आएगा? ध्यान से देखिए, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ जाएगा। देखिए बच्चों ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसमें बच्चों एक खास चीज देखने को मिल रही है। खास चीज पता है क्या देखने को मिल रही है? इसमें बच्चों देखने को मिल रही है कि इसमें एक रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ तो इमेजिनरी नंबर आएगा ही नहीं, और एक इमेजिनरी पार्ट है। तो बच्चों जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट भी होता है। अगर मान लो सिर्फ रियल पार्ट है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कहते हैं कि वो प्योरली रियल है। अगर मान लो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है तो हम लोग कहते हैं कि वो प्योरली इमेजिनरी है। लेकिन हर केस में हम ये मान के चलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? z। कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? z। और अमूमन हम z को मानते हैं कि उसके पास एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। और बच्चों इमेजिनरी पार्ट को पहचानने का तरीका ये होता है कि उसके साथ आई भी होता है। तो अगर हम पूछें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका एक रियल पार्ट बताओ, तो आप कहोगे सर a इसका रियल पार्ट है। और मैं आपसे पूछूं इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो आप कहोगे सर b इसका एक इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन ये a और b है दोनों ही रियल नंबर, लेकिन a इसका रियल पार्ट है, b इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो बच्चों किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर a और b क्या है? रियल नंबर। तो बच्चों अब तक समझ में आया होगा आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर के पास क्या होता है? एक रियल पार्ट भी हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। अगर बच्चों अगर आप इसको और समझना चाहो तो आप इसको और समझने के लिए क्या करिए, एक प्लेन बना लीजिए, तो आपको प्लेन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बच्चों वैसे अमूमन हम लोग इस प्लेन को क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर हम लोग जैसे ही आते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, इस प्लेन का नाम ही बदल जाता है। इस प्लेन का नाम होता है आर्गन प्लेन। क्या नाम होता है? आर्गन प्लेन। तो बच्चों जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं इस प्लेन का नाम बदल जाता है, इसका नाम होता है आर्गन प्लेन। तो बच्चों आर्गन प्लेन में जो एक्स एक्सिस होती है ना, उस एक्स एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं? रियल एक्सिस। क्या कहते हैं? रियल एक्सिस। तो बच्चों ये आपकी हो गई रियल एक्सिस। और बच्चों वाई एक्सिस को पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो बच्चों नाम बदल जाते हैं सब। और बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी को रिप्रेजेंट करो, तो बच्चों उसका मतलब ये होता है कि पहले आप ओरिजिन से a यूनिट राइट हैंड साइड में चलेंगे, फिर a यूनिट चलने के बाद आप क्या चलेंगे? b यूनिट अलोंग इमेजिनरी एक्सिस में चलेंगे, फिर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन्ड होगा z, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a, b। तो तुम कहोगे सर ये तो एकदम वेक्टर्स की तरह है, हमारे सर ने वेक्टर बताया था। यस, आप इसको वेक्टर्स की तरह भी समझ सकते हैं। जब हम लोग हायर लेवल पे पढ़ते हैं ना तो ये वेक्टर्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों अगर हमें a प्लस आई बी को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले हम a यूनिट चलेंगे अलोंग
रियल एक्सिस और फिर बी यूनिट चलेंगे अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z मिल जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a, b। तो बच्चों इसको वेक्टर में कैसे लिखते हैं, ai कैप प्लस bj कैप, और कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिख रहे हैं a प्लस ib। अगर बच्चों मैं पूछूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है, तो तुम कहोगे सर मॉडुलस का मतलब ये होता है, सर मॉडुलस का मतलब ये होता है कि दिस इज रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर, दिस रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ वेक्टर, दिस रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, जब हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हैं तो जो वेक्टर बनता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, और वही आपकी क्या है शॉर्टेस्ट लेंथ, वही आपकी क्या है मॉडुलस। तो बच्चों अगर हम आपसे पूछें बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस क्या होगा, तो आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर z किसके रिस्पेक्ट में, आप कहोगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर z को देख रहे हैं तो हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये OZ है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं पूछूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बताओ, तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, उसकी लेंथ बताओ। लेंथ का क्या मतलब होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप बताओ, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्या होगा, अब आप तो देख के बता सकते हैं बिल्कुल, आप कहोगे सर ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन है, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों अगर हमें पूछूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, तो उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर z की किससे दूरी, ओरिजिन से दूरी, किससे दूरी, ओरिजिन से दूरी। तो आप लिखोगे दिस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड z, ओरिजिन एंड z, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो बच्चों ये कितनी डिस्टेंस, तो आप कहोगे सर ये डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसका तरीका ये है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। समझ गए आप, इस तरह से भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, उसका आर्गेंटेन में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके मॉडुलस का क्या मतलब होता है, मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन और दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। तो बच्चों यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो मेरी आवाज सभी को आ रही है उनकी, हाँ तो सभी को रही होगी। मेरे को आप नहीं दिख रहे हो लेकिन मेरे ख्याल से आपको आवाज बिल्कुल आ रही होगी, तो आप सुनते रहिएगा। ये अब आपकी बोर्ड्स एक्सक्लूसिव यानी क्लास 11th के हिसाब से भी क्लास चल रही है, जिन बच्चों के स्कूल्स में पेपर है। तो ठीक है, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसके। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बच्चों ध्यान से देखते चले जाइएगा, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन किस तरह से होता है। अरे बच्चों सही बताएं, ये तो बहुत इजी पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z1, वो है a प्लस IB। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z2, वो है c प्लस ID। अगर हमने कहा बेटा इनका एडिशन करो, तो तुम कहोगे सर ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे फिजिक्स में I वाले कंपोनेंट I के साथ ऐड होते हैं, J वाले J के साथ, K वाले K के साथ, वैसे ही बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। रियल वाला रियल के साथ ऐड होता है, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ ऐड होता है। तो बच्चों जब हम इसको ऐड करेंगे, तो बच्चों ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो चाहे डिवाइड करो,
आप हर बार कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों पता है किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? इस फॉर्म में जो हम आपके सामने बना रहे हैं। बच्चों आप कुछ भी करो, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा ही इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दैट इज a प्लस आई बी। यानी कि आप कुछ भी करो, फाइनली आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? तो बच्चों यहां पर आपको z1 प्लस z2 का बताइए रियल पार्ट क्या है? आप कहोगे सर रियल पार्ट है a प्लस सी और इमेजिनरी पार्ट क्या है? b प्लस डी। वेरी इजी। बस आपको ये याद रखना है कि आप कुछ भी करो लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा a प्लस आई बी के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करो, तो ही क्वेश्चंस आप कर पाएंगे और क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फाइनली उसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। चलो बच्चों अब हम लोग डिवीजन करते हैं। देखिए बच्चों पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी। तो तुम कहोगे सर एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। चलो सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन एक जगह आके मामला फंसता है। चलो वो जगह देखेंगे कौन सी है। चलो बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग करते हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस आई बी, किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? c प्लस आई डी से। तो बच्चों फाइनली आपका रियल पार्ट क्या होगा? a माइनस सी। इमेजिनरी के पार्ट क्या होगा? b माइनस डी। अगेन बच्चों देखो आपने फाइनली एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया जिसका रियल पार्ट है a माइनस सी और इमेजिनरी पार्ट है b माइनस डी। तो बच्चों यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। बच्चों ध्यान से देखो क्योंकि यहाँ पे कुछ ही देर में कहानी पूरी पलटेगी और क्वेश्चंस के लेवल बदलना चालू हो जाएंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो कर ही लोगे आप, बस ये याद रखना होगा कि जहां पर i इंटू आई आ जाए उसको आई स्क्वायर करके -1 लिख देना। ये नहीं कि आई स्क्वायर पे ही छोड़ दिया, मतलब जो i की प्रॉपर्टीज हमने सिखाई है ना उनको यूज करना होगा। चलिए फिर से लिखिए a प्लस आई बी और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी। तो बच्चों ये हो गया z1 इंटू z2, ये हो गया a प्लस आई बी, ये हो गया c प्लस आई डी। ठीक, तो बच्चों को ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पर? ये हो गया ए सी प्लस ए आई डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। देखो बच्चों आई स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दो, तो बताओ बच्चों उसका रियल पार्ट क्या है? कहोगे सर ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट है। तो फाइनली बच्चों मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में शो कर दिया। बच्चों अब जो बता रहे हैं वो थोड़ा सा और ध्यान से सुनना। अगर आपका ध्यान हटा तो समझ में आना बंद हो जाएगा फिर। अब बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? डिवीजन, यानी कि z1 अपॉन z2, यानी कि a प्लस आई बी होल डिवाइड बाय c प्लस आई डी। तो बच्चों अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको फाइनली बच्चों किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? बताइए, मैंने बताया था ना किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब बच्चों इसको कैसे करें? इसका रियल पार्ट कैसे पहचाने, इमेजिनरी पार्ट कैसे पहचाने? तो उसके लिए बच्चों सिर्फ एक काम करना पड़ता है। आप पता है इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। तो हर बच्चा अपनी कॉपी में रैशनलाइज करना जानता है, करे। कैसे रैशनलाइज करते हैं बच्चों? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। अगर डिनोमिनेटर है c प्लस आई डी तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? c माइनस आई डी। तो बच्चों चलो रैशनलाइज करो। चलो सभी बच्चे करें। तो ये हो गया ए सी माइनस आई ए डी। इधर ध्यान दीजिए भाई सब लोग। प्लस आई बी सी प्लस माइनस माइनस, आई स्क्वायर भी माइनस छोड़ देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
ध्यान दीजिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, फिर समझ में नहीं आएगा। इधर नीचे देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो बच्चों, रियल पार्ट न्यूमरेटर का देखो, दिख रहा है ए सी प्लस बी डी प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी होल डिवाइडेड बाय। बच्चों देखो ध्यान से, इधर देखो, आई स्क्वायर डी स्क्वायर है, आई स्क्वायर माइनस वन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों हमने तो आंसर निकाल लिया है, लेकिन बच्चों पता है हमने तो ये रिजल्ट लर्न करके रखा है। मेरे को ये रिजल्ट लर्न है, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बच्चों ये रिजल्ट आपको भी लर्न करना है, बच्चों ये रिजल्ट आपको भी लर्न करना है, क्योंकि जब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो आप हर क्वेश्चन में अगर रैशनलाइज करने बैठ गए ना, क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे नहीं आते, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर आप रैशनलाइज करने बैठ गए तो आपके 2 पन्ने पूरे खत्म हो जाएंगे, और दूसरा बच्चा जो ट्रिक जानता होगा वो आपसे तेज आंसर निकाल के अलग हो जाएगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि मैंने तो उसको लर्न करके रखना है, और आपको भी लर्न करना होगा कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले आप a प्लस आई बी और c प्लस आई डी के फॉर्म से कंपेयर करेंगे और अपना डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों सबको मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को अभी भी ना क्लियर हो तो हमसे बिल्कुल पूछे, डिस्कस करें, मैं उसको बताऊंगा। अब इसका यूज कैसे करना है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि यूज भी तो आपको करने आना चाहिए, यूज नहीं कर पाएंगे तो फिर पढ़ने का फायदा क्या। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसके एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान दें। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन हम अभी आपको देने जा रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन अभी तो दे रहे हैं ताकि आपको डर ना लगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form a plus ib। चलो बच्चों आपके पास पहला क्वेश्चन, 5 माइनस 3i का होल क्यूब। तो इसको बच्चों a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखिए सबसे पहला बच्चा कौन सा है जिसका आंसर बताता है। बच्चों उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? कहोगे सर ये a माइनस बी का होल क्यूब है, पहले तो इसको खोल लीजिए, खोलिए। तो क्या आएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। भाई सभी को ये फॉर्मूला पता होगा, ये माइनस बी का होल क्यूब। यदि ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये सब कुछ नहीं पता है तो भैया मेरे को बताएं, मैं a माइनस बी का होल क्यूब अभी तुरंत लिख दूंगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो बच्चों ये कितना हो गया? 27 हो गया। बच्चों i का क्यूब जो होता है ना, सुनो बच्चों, i का क्यूब आ गया है, तो i का क्यूब क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आई, दैट मीन्स माइनस आई। तो बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आई। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 कितना होता है, कोई बता सकता है? 225, 225 होता है। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बता देना, शायद 225 ही होता है। अगला आई स्क्वायर माइनस छोड़ देगा तो माइनस आ जाएगा। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। ओके 9 हो गया ना, तो कितना हुआ बच्चों? देखो 5 3 जा 15, 15 इंटू 9, 15 9 जा कितना होता है? 15 9 जा होता है 135। तो उसको लिखो 135 और आई स्क्वायर को -1 लिख दिया। तो बच्चों देखो ये क्या आ गया? ये फाइनली आपका आ गया
135 प्लस 127 प्लस आई टाइम्स 27 माइनस 225। तो बच्चों देखो आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकल के आ गया है। कितना है रियल पार्ट? -10 और इमेजिनरी पार्ट कितना है? माइनस का 198 आई। बोलो भाई। तो बच्चों मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ a प्लस आई बी। तो सभी बच्चों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सर ने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। मेरे को आप विजिबल नहीं है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, बढ़ जाते हैं हम आगे। तो अगर इसमें आकर्षण है तो आकर्षण तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके। तो स्कूल में आने वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन 5 + 4i अपॉन 4 + 5i, इसको आपको कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ a + ib। तो बच्चों उसको a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे आप? तो तुम कहोगे सर आपने एक तरीका बताया था a + ib अपॉन c + id, उससे सर कंपेयर करेंगे और खटाक से आंसर लिख देंगे। हमने कहा तुमको पेज पलटना पड़ेगा क्योंकि मेरे हिसाब से तुमको अभी लर्न नहीं हुआ होगा। तो क्या बताया था हमने? चलो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हमने बताया था a + ib अपॉन c + id होता है। तो इसका आंसर होता है ac + bd अपॉन c² + d² प्लस i टाइम्स bc माइनस ad अपॉन c² + d²। तुम तो कहोगे सर आप तो एक ही स्टेप में इसका आंसर लिखने वाले हैं। यस, लेकिन मैं आपके लिए 2-3 स्टेप्स यूज कर रहा हूं अभी। देखिए AC प्लस BD अपॉन c² + d² प्लस I टाइम्स BC माइनस AD अपॉन c² + d²। लो मैंने कन्वर्ट कर लिया भैया। जिसको ना समझ में आया हो तो पूछ ले, हम दोबारा बता देंगे। देखो बच्चों 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, 20 + 20 कितना हो गया? 40 हो गया। और 25 + 16 कितना हुआ? 41 हो गया। यहां से माइनस आ जाएगा बाहर और ये 9i बन गया अपॉन 41। ये देखो बच्चों मैंने एक झटके में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर आपको हमारा तरीका नहीं पता है तो फिर तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, तब आपका आंसर निकलेगा और उसमें आपको टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको सिखाया, बाकी आपकी मर्जी, मैं तो आपको सिर्फ सिखा रहा हूं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भाई, फिर से आपको a + ib में कन्वर्ट करना है। सारे क्वेश्चन a + ib के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 + i का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 3 - i। चलिए बच्चों करिए a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कहेंगे सर न्यूमरेटर को खोल लेते हैं। a² + b² + 2ab होल डिवाइड 3 - i। सर i² -1 होता है, -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2i बचेगा। तो उसको ऐसे लिख दो 0 + 2i अपॉन 3 -i है ना, तो -i को इस तरह से लिख दो। ये कहोगे सर आपने ऐसे क्यों लिखा? हमने कहा बेटा ताकि हम कंपेयर कर पाए a + ib अपॉन c + id। तो आंसर चुटकियों में कैसे निकालेंगे? आप कहोगे AC + BD अपॉन c² + d² प्लस I टाइम्स BC माइनस AD अपॉन c² + d²। ये देखो मैंने कितनी जल्दी कर दिया। देखो भाई किसी को ना समझ में आए तो दोबारा बताए भाई, हम दोबारा भी कर देंगे। तो ये आंसर हो गया -1/5, ठीक है, कैंसिल होने के बाद यही बचेगा, प्लस 3/5i। ये बच्चों आपका आंसर मैंने निकाल दिया। तो आप देख सकते हैं बच्चों हम कितनी जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर दे रहे हैं सिंपल सिंपल फॉर्म्स में।
तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, अच्छे से वो समझ रहे होंगे। आगे बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगला स्टैंडर्ड है बच्चों, आपको याद रखना होगा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो बेटा वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट भी आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हो। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? इफ टू कॉम्प्लेक्स numbers are equal, that means their real and imaginary parts are equal। ठीक है, तो बच्चों जैसे मैंने लिख दिया a प्लस आई बी जो इक्वल है वो c प्लस आई डी के। तो बच्चों ये कब पॉसिबल होगा? तुम कहोगे सिर्फ ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब a किसके इक्वल हो? c के, और b किसके इक्वल हो? d के। दैट मींस ये तभी पॉसिबल है जब a c के इक्वल हो और b d के इक्वल हो, तभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत इजी सी चीज है। चलो हो जाए एक क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, फाइंड the real values of x and y if। तो बच्चों आपको यहाँ पे x and y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं आपको रिलेशन लिख के दे रहा हूं। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x and y if आपके पास एक रिलेशन है बच्चों 3x minus 7 plus I times 2y is equal to minus 5y plus I times 5 plus x। तो बच्चों ये रिलेशन दिया है, आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो किसी ने आंसर निकाला क्या? आप कहोगे सर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी आपने जो स्टैंडर्ड बताया ये उसी पे बेस्ड है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। तो देखिए बच्चों ये आपके रियल पार्ट इक्वल हो गए, ठीक है, और ये बच्चों आपके इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो गए। तो बच्चों ये क्या बन गई? दो इक्वेशन, दो अननोन। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व आप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 2। कितना इजी! अब इससे इजी भला कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल। बहुत इजी क्वेश्चन, कोई डर की बात नहीं, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने पेज चेंज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ x प्लस आई वाई की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, ये एक रिलेशन दिया है, तो कह रहा है शो दैट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b। ये है बच्चों क्वेश्चन। तो बच्चों एक रिलेशन दिया है और आपको शो करना है कि ये ऐसा होगा। तो बच्चों जो रिलेशन दिया है उसमें ध्यान से देखिए, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए, तो पहले इनको इक्वल करिए और जो भी पॉसिबल वैल्यूज x और y की है वो निकालने की कोशिश करिए, और निकाल करके जो शो करना है उसमें पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, आपका RHS आ जाएगा। समझ गए आप? सबसे पहले लिखिए गिवन आपके पास क्या है, x प्लस आई वाई की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब दोनों तरफ बच्चों क्यूब करिए, इसमें लिखिए टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, या क्यूब बोथ साइड लिख दीजिए, क्यूब बोथ साइड्स। ठीक है, तो बच्चों जब हम लोग यहाँ पर क्यूब्स करेंगे तो क्यूब करने पर ये आया है कुछ इस तरह से। अब बच्चों a प्लस आई बी का होल क्यूब सभी बच्चे जानते हैं, उसको खोल लें।
कैसे खोलेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हो गया x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, ये हो गया ए क्यूब, फिर आई क्यूब बी क्यूब, आई क्यूब माइनस आई हो जाएगा तो माइनस आई बी क्यूब। ठीक है भाई, माइनस आई बी क्यूब, फिर क्या आ गया? फिर आ गया 3a² b इंटू आई, फिर आई² -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3ab²। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने के लिए आरएचएस के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जरा कलेक्ट करिए। तो ये बच्चों ये रियल पार्ट हो गया, ठीक है, और बच्चों इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। ठीक बच्चों, तो बच्चों यहां से क्लियर कट है, आपको x समझ में आ गया है। x आपका है a³ माइनस 3ab², और बच्चों y भी क्लियर है, वो है 3a² b माइनस b³। ठीक है, तो बच्चों आपको जो प्रूफ करना है ना, अब ये प्रूफ हो चुका है, आप अपने हिसाब से अब कर लो। ठीक है बच्चों, तो आपको जो प्रूफ करना है वो है x/a प्लस y/b। तो बच्चों यहाँ वैल्यूज पुट कर लीजिए। x की वैल्यू क्या है, उसमें से a कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा a² माइनस 3b² अपॉन a। ये बच्चों x/a हो गया प्लस y/b। तो बच्चों y भी आपको देखिए क्लियर है, उसमें से b कॉमन ले लीजिए, जब लेंगे तो ये आ जाएगा 3a² माइनस b²। ठीक है बच्चों, b कॉमन ले लिया मैंने, अपॉन y/b। अब बच्चों उसको देखिए सिंप्लीफाई करिए तो ये क्या बन रहा है, ये 4 टाइम्स हो गया a² माइनस b²। डिनोमिनेटर से a कैंसिल b कैंसिल, ये आपके पास आंसर आ गया। तो सभी बच्चों को यहां तक पार्ट क्लियर हो गया होगा, पूरी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है। अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और स्टैंडर्ड्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग आगे की थ्योरी यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आपको ध्यान देना होगा, आगे की थ्योरी की तरफ हम लोग मूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग समझने जा रहे हैं, देखिएगा भाई, जैसे आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। देखिए बच्चों, जैसे आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो बच्चों z बार जानते हैं क्या होते हैं? z बार इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ z। z बार इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ z। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z इज नोन एज z बार। और बच्चों z बार का मतलब क्या होता है? z बार का मतलब ये होता है बच्चों कि जहां जहां आपकी इक्वेशन में i है उसको आप माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए तो आपके पास z बार आ जाएगा। तो बच्चों आपके पास z क्या है? x प्लस आई वाई। z बार क्या हो गया? x माइनस आई वाई हो गया। ध्यान से देखिएगा बच्चों, z बार इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ z, और z बार का मतलब ये होता है i को माइनस आई से रिप्लेस कर दो। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको आर्गेंट प्लेन में देखना चाहेंगे तो भी आपको वही चीज समझ में आएगी। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये मैं आर्गेंट प्लेन बना रहा हूं। तो बच्चों x, y कहां होगा? ये होगा x, y। x, माइनस y कहां होगा? ये बच्चों x, माइनस y। ठीक है बच्चों, ये x, माइनस y। अभी हमने नीचे की तरफ देखिए x, माइनस y बनाया है। दिस इज x, माइनस y। तो बच्चों अगर मैं पूछूं कि दोनों जो ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए हैं z और z बार, अगर हम इनके मॉडुलस पूछे तो इनके मॉडुलस क्या होंगे? तो तुम कहोगे सर इनके मॉडुलस तो इक्वल होंगे। इनके मॉडुलस क्या होंगे? वो तो इक्वल होंगे। क्यों भाई? इसके मॉडुलस क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि यहाँ पे भी ये x और ये y, यहाँ पे भी ये x ये y, तो मॉडुलस जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। और अगर आप माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे भी तो माइनस वाई का स्क्वायर तो प्लस ही आएगा, क्योंकि मॉडुलस की डेफिनेशन में बताया था मैंने, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये तो यही आएगा।
तो बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए, जो लेंथ मॉडुलस ऑफ z की होगी वही सेम लेंथ मॉडुलस ऑफ z बार की भी होगी। बोलो भाई, समझ में आता है? ये बात सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। ये आपका फर्स्ट रिलेशन है, ये आपका सेकंड रिलेशन है, तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, जैसे हमने लिखा है मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों आपको क्या करना है, एक रिलेशन डेवलप करना है। आप क्या करिए, जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई करिए। इधर ध्यान दीजिए बच्चों, जेड को जेड बार से मल्टीप्लाई करें सभी बच्चे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऐसा रिलेशन आएगा जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या आएगा रिलेशन? ये रिलेशन आएगा मल्टीप्लाई करने पर a प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर अपना माइनस छोड़ देगा तो फिर बीच में प्लस आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बच्चों ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? तुम कहोगे सर ये मॉड जेड का स्क्वायर है। ये क्या है? मॉड जेड का स्क्वायर। क्योंकि सर मॉड जेड क्या था? सर मॉड जेड था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों आपने जो रिलेशन निकाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है। याद रखना होगा आपको कि मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है? जेड इंटू जेड बार होता है। बहुत इजी सा प्रूफ था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी है मैंने। तो आप भले यहाँ हेडिंग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, टू प्रूव डाल दीजिए हेडिंग, टू प्रूव मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार। अब बच्चों यहां से हम लोग एक और स्टैंडर्ड क्रिएट करेंगे। आपको दूसरा स्टैंडर्ड समझना होगा। यहां से हम लोग एक और स्टैंडर्ड भी क्रिएट करने वाले हैं। दूसरा स्टैंडर्ड भी आपको समझना होगा। देखिए, तो दूसरा स्टैंडर्ड है बच्चों, जैसे आपने लिखा मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, तो बच्चों यहां से हम 1 अपॉन जेड की वैल्यू आपसे पूछते हैं। 1 अपॉन जेड, तो आप कहोगे सर 1 अपॉन जेड होगा जेड बार अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, नहीं तो होगा। तो बच्चों ये जो 1 अपॉन जेड होता है ना, उसको हम लोग पता है क्या लिखते हैं? उसको हम लोग लिखते हैं जेड इनवर्स लिखते हैं, और ये बन जाता है जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। अब तुमने कहा ये कौन सी नई चीज है? तो हमने कहा पता है जो जेड इनवर्स होता है उसका क्या नाम होता है? जेड इनवर्स इज नोन एज, उसको कहते हैं नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जेड इनवर्स को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। तो बच्चों आपके पास कई सारे क्वेश्चंस हैं। अब आप कोई भी बुक लगा रहे हो, चाहे एनसीईआरटी लगा रहे हो, चाहे आरडी शर्मा, चाहे एमएल अग्रवाल, चाहे आरएस अग्रवाल, कुछ भी लगाइए, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड को अगर निकालना है तो आप जेड बार को उसके मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तभी निकलता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। बोलो बच्चों, समझ में आया? तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और बातों को सीखते हैं। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ और बातों को सीखते हैं। और आपको हम यहाँ पर एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन डाल देते हैं, वो आप घर पे कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप घर पे कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, इफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू, if a plus ib is equal to x plus I का whole square whole divide 2x square plus 1, then prove that, question है, then prove that a square plus b square is equal to x square plus 1 का whole square whole divided by 2x square plus 1 का whole square।
ये है बच्चों, ये आपको प्रूफ करना होगा, इसको आप प्रूफ कर लीजिएगा। अब हम लोग बच्चों आगे कुछ और आपको बता रहे हैं, वो भी आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड। बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। कई लोग उसको अंडरस्टूड समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे लिखा है मॉड के अंदर Z1 इंटू Z2, तो बच्चों उसको आप ब्रेक कर सकते हैं मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर लिखा हो मॉड Z1 अपॉन Z2, तो बच्चों आप इसको ब्रेक कर सकते हैं मॉड Z1 होल डिवाइड बाय मॉड Z2। मतलब मॉड को मल्टीप्लाई में भी ब्रेक कर सकते हैं, डिवाइड में भी ब्रेक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसका डिनोमिनेटर नहीं जीरो होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर ही जीरो कर दो। क्योंकि मैंने बताया था किसी का अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तीसरी प्रॉपर्टी, Z1 Z2 का होल बार हो, तो इस बार को आप ब्रेक कर सकते हैं Z1 बार इंटू Z2 बार। उसके बाद अगर आपके पास लिखा हो Z1 प्लस Z2 का होल बार, तो बच्चों उसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं Z1 बार प्लस Z2 बार। और अगर बच्चों आपके पास लिखा हो Z1 माइनस Z2 का होल बार, तो बच्चों इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं Z1 बार माइनस Z2 बार। और मान लो किसी ने इस तरह से लिखा हो Z1 अपॉन Z2, इस तरह से लिखा हो और पूरे पे इस तरह से बार लगा दिया, तो उस बार का मतलब ये होता है कि Z1 पे भी बार लगाएंगे, फिर आप Z2 पे भी बार लगाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये डिवाइड में है Z2 तो Z2 जीरो नहीं हो सकता। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस है जो हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे, और आप कुछ ही दिनों में इसके साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ तक आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होंगे, जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर होंगे। तो सभी बच्चों को यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो जो लोग भी बच्चे पढ़ रहे होंगे शायद मेरे को आप लोग दिख तो नहीं रहे हो, लेकिन आप हो सकता है कीर्ति होगी, देवांश होगा, इसमें ऋषि हो सकता है, आकर्षण, मानसी, श्लोक, यही सब बच्चे हैं आप लोग। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई, क्योंकि अगर समस्या नहीं है तो आपकी अगली स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है इफ A प्लस IB C प्लस ID E प्लस IF G प्लस IH इज इक्वल टू A प्लस IB। तो बच्चों ये आपके पास गिवन है ऐसा कुछ, ध्यान से देखिए। A प्लस IB C प्लस ID E प्लस IF G प्लस IH इज इक्वल टू A प्लस IB। बच्चों आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है। अब आप कहोगे सर ये प्रूफ करने के लिए शायद वही प्रॉपर्टी यूज होगी जो आपने अभी हमको सिखाई है ना सर? यस। तो जो आपके पास गिवन था पहले आप वो लिखो, क्या गिवन है? वो गिवन है A प्लस IB C प्लस ID E प्लस IF G प्लस IH इज इक्वल टू A प्लस IB। अब हमने दोनों तरफ क्या ले लेंगे? टेकिंग मॉड। क्या लेंगे दोनों तरफ? मॉड। और बच्चों हमने मॉड की भी प्रॉपर्टी बताई ना कि मॉड के अंदर अगर XYZ लिखा हो तो कैसे ब्रेक होगा? मॉड X मॉड Y मॉड Z, ऐसे ब्रेक होता चला जाएगा। तो बच्चों यहां पर देखो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है मॉड के अंदर, Z1 Z2 Z3 Z4 इतने कॉम्प्लेक्स नंबर है ना?
क्यों भाई? तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? आप कहेंगे पहले का मॉडुलस, फिर दूसरे का मॉडुलस, फिर तीसरे का मॉडुलस, चौथे का मॉडुलस इज इक्वल टू। तो आप कहोगे क्वेश्चन सर तो हो गया। यस, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्योंकि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तो जानते ही हैं। ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया ई स्क्वायर प्लस एफ, ये होगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट हटाना है, क्योंकि जो प्रूविंग करना है उसमें अंडर रूट है नहीं, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे आपका फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई होप सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा, सभी बच्चों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो गई होंगी। तो बच्चों बीच में एक क्वेश्चन और आपका होमवर्क में डाल लें, ये आप घर पे कर लीजिएगा। एक हम बीच में क्वेश्चन फिर से लेकर आए। इफ x plus iy is equal to under root of a plus ib whole divided by c plus id, then आपको करना है प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो उसको आप बच्चों घर पे करेंगे। काम करो यार। क्या करो बेटा? आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो? सर नथिंग, धोखे से माइक ऑन हो गया था। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले फिर से आपके पास एक स्टैंडर्ड आ रहा, बहुत ही छोटा स्टैंडर्ड है, बहुत ही छोटा, लेकिन पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड वही था जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया था। क्या बताया था? इफ z इज, z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ z इज प्योरली रियल, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? प्योरली रियल, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा? 0। इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा? 0। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सभी बच्चों को यहां तक भरपूर तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो अब बच्चों आपके सामने एक स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चों आपके सामने एक स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ, आपके पास एक रिलेशन दिया है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर n इज इक्वल टू 1। तो बच्चों 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर n, ये 1 के इक्वल दिया है। पूछ रहा है n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी ताकि ये एक्सप्रेशन 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर n 1 बन जाए। तो आप कहोगे सर सबसे पहले इसको करने के लिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को। सर इसको सिंप्लीफाई करना काफी आसान है, ये a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी का फॉर्म है। आप इसको उस फॉर्म में लिख लीजिए क्योंकि आपने काफी देर तक वो फॉर्म बताया।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप जब लर्न कर लेंगे तो आप भी कर लेंगे, ऐसा मत सोचिएगा मेरी कोई सेटिंग है। तो ये 2i अपॉन 2 बन गया, तो 2i अपॉन 2 क्या बन गया, सिर्फ i आया, यानी कुल मिलाकर के सिर्फ i आया। क्या है, तो बच्चों 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की वैल्यू क्या आई है, i। अगर हम अपना क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखें तो हमारा क्वेश्चन था कि हमें यहाँ पर n की वैल्यू चाहिए ताकि ये 1 हो जाए, तो मतलब ये i है, और i की पावर n 1 कब हो सकता है, तुम कहोगे सर जब n जो होगा वो 4 होगा, यही n की लीस्ट वैल्यू है। ऐसे तो वो 8 पे भी बन सकता है, 12 पे भी बन सकता है, लेकिन 1 चाहिए, तो n क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो i की पावर 4 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो आपसे पूछा था लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, आप 0 मत लिख दीजिएगा, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू वो कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 से, तो उसमें आंसर क्या आएगा, 4। क्या आएगा, 4। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आज के टर्न पे हम लोग जितना कर पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर अभी उतना कर रहे हैं, फिर हम लोग कल भी आपकी क्लास है, यही सेम टाइम है, फिर कल भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी ये काफी है, क्योंकि अभी बोर्ड्स के हिसाब से भी काफी होता है, ये 11th के बोर्ड्स के हिसाब से भी काफी होता है। तो कल हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, और इसको करने के बाद आपका होमवर्क भी ये रहेगा कि जिन जिन बच्चों ने इसकी फरमाइश की थी तो वो बच्चे बिल्कुल अब इसको एनसीईआरटी से जो भी एक्सरसाइज है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। आरडी शर्मा है तो आरडी शर्मा लगाइए। तो बेटा क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, फाइंड रियल थीटा such that, this is very important question, ज्यादातर स्कूल्स में आता है, find real theta such that 3 plus 2i sin theta whole divided by 1 minus 2i sin theta is purely real। क्या है ये, प्योरली रियल। कह रहा थीटा की किस वैल्यू के लिए, ये प्योरली रियल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी क्लियर है ही नहीं, पहले हमें इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और सर ये प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 करना पड़ेगा। जैसे ही सर 0 करेंगे तो सर आपके पास कंडीशन आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट। तो कहोगे सर स्टार्ट करें, बिल्कुल करो। तो सर ये हो गया a प्लस आई बी होल डिवाइड बाय c प्लस आई डी। इधर देखिए सब लोग, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ठीक है, कंटिन्यू करें आगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्टार्ट करो। कैसे करेंगे, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखूं मैं, तो ए सी प्लस बी डी, देखो भाई, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये देखो रियल पार्ट मैंने लिख दिया, प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि -2 साइन थीटा है, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या आ गया, ध्यान दीजिए भाई बच्चों, बच्चों क्या आ गया, ये आ गया 3 माइनस 4 साइन थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8i साइन थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये क्या है,
ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? प्योरली रियल है। अगर रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0। कहाँ है इसका इमेजिनरी पार्ट? ये। तो बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 करेंगे। तो चलो इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करते हैं? 0, क्योंकि ये क्या है? प्योरली रियल। तो 8i sin थीटा का मतलब इमेजिनरी पार्ट हुआ 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। तो बच्चों मैंने इसको क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो 0 कर दिया तो यहां से आ जाएगा 8 sin थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों sin थीटा 0 कब होता है? मैंने आपको स्टैंडर्ड में पढ़ाया है कि sin थीटा 0 कब होता है। मैंने आपको ग्राफ भी बना के दिखाया है कि sin थीटा 0 कब कब होता है। याद है कि नहीं याद है? आप कहोगे सर आपने ग्राफ तो बताया था, कैसे चलता है? टिंग टोंग टिंग टोंग, ये ग्राफ चल रहा है। तो 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना, मन में n π/2 ले लिया करो। तो n की जगह 1 डालोगे तो π/2, n की जगह 2 डालोगे तो पाई, n की जगह 3 डालोगे 3.4 डालोगे 2.5 5 π/2, 6 डालोगे 3 पाई हो जाएगा। तो देखो साइन 0 कब होता है? पाई के मल्टीपल्स पे 0 होता है साइन। साइन कब 0 होता है? पाई के मल्टीपल्स पे 0 होता है ना? यानी यहाँ पे थीटा क्या आ गया आपका? थीटा आ गया n पाई, जहां पर n क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, तो n की जगह 0 डालेंगे। समझ गए होगे आप? तो n की जगह 0 डालेंगे, थीटा 0 हो जाएगा, उसमें भी 0 होगा। n की जगह 1 डालेंगे, थीटा पाई हो जाएगा, साइन पाई भी 0 होगा। n की जगह 2 डालेंगे, 2 पाई हो जाएगा, साइन 2 पाई भी 0 होगा। इसका मतलब थीटा बराबर क्या है? n पाई। इसका मतलब साइन, हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताओ कौन से थीटा के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या होगा? प्योरली रियल होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई, जहां पर n क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। बोलो भाई समझ में आया? हाँ भाई आकर्षण, तुम हो क्लास में, तुम्हें समझ में आया? यस से समझ में आ गया। अच्छा, और कौन है क्लास में? किसी का आवाज आ रही मेरी? मानसी है? ऋषि है? श्लोक है? यस सर। अच्छा Yes, सबको sir. समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो फिर तो अच्छी बात है भाई, समझ में आ गया तो ठीक है। तो बच्चों हम लोग आगे की क्लास पर कल कंटिन्यू करेंगे। कल आपको और भी क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगा और कल और भी स्टैंडर्ड्स कुछ बढ़ाऊंगा, तो फिर आप और भी क्वेश्चंस अपनी एनसीईआरटी के कर लेंगे। तो आज की क्लास बच्चों हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, कल हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।